Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. Hi everyone, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइस, क्रैश कोर्स सीरीज़ में हमने लास्ट क्लास देखी थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। आज उसके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं, पहले जाना है जे केमिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट पे विच इज़ www.jchemistry.online। पहले यहाँ पे जाके आप टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे 10 क्वेश्चंस का, ताकि आपको समझ में आए कि आप 30 मिनट्स में 10 क्वेश्चन सॉल्व कर भी पाए या नहीं। ठीक है, और क्वेश्चन की अप्रोच इंपॉर्टेंट होती है, सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपने नर्स इक्वेशन बहुत अच्छे से पढ़ी है, सारे फॉर्मूले देख लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, तो उसके ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है आपको थोड़े से अटेम्प्ट करने आने चाहिए। अगर थोड़ा सा घुमा के भी कहीं यहाँ से तक पहुँचना है, आपको करना आना चाहिए वो, और वो भी टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, तो ये वाली सारी चीज़ें आपके वीक पॉइंट्स कौन से हैं तभी आपको समझ में आएंगे अगर आप रेगुलरली टेस्ट देंगे, और जो भी आप मिस्टेक्स इनमें कर रहे हैं उसको रिपीट नहीं करेंगे नेक्स्ट टेस्ट में। ठीक है, तो आपको टेस्ट पहले देकर आना है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैलकुलेशन तो ऑब्वियसली है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत लेंदी नहीं होती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है। तो वैल्यू किस में पूछी गई है, किस में आपको ऑलरेडी वैल्यूज़ गिवन है, उनके बेसिस से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। डायरेक्टली आप सिर्फ वैल्यूज़ को देख के सॉल्व नहीं करेंगे। जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, यूनिट्स को साथ साथ लिखना है आपको। ठीक है, जैसे सपोज करिए ये वाला फॉर्मूला है अपना सिंपल सा, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैम ने ऑलरेडी बताया है थ्योरी वाली वीडियो में भी कि कैसे करना है आपको। ठीक है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, वहाँ से देख लेना। लेकिन जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो जैसा मर्जी न्यूमेरिकल हो, फिजिकल का कोई भी न्यूमेरिकल हो, आपको हमेशा जो वैल्यू पुट करनी है वो यूनिट्स के साथ पुट करनी है, ताकि आपको समझ में आए कि जो फाइनल आंसर है, जो यूनिट होनी चाहिए थी, वो आई भी या नहीं आई। या फिर अगर आपको लग रहा है ना कई बार मल्टीप्लाई डिवाइड में कुछ गड़बड़ हो गई है, तो यूनिट्स आप आपको करते हुए दिखेंगी, समझ में आएगा आंसर किस में चाहिए था, किस में आ रहा है। तो जब भी कोई भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, हमेशा आपको यूनिट पुट करनी है। जैसे इसकी वैल्यू जनरली हमें साइमन पर मीटर या साइमन पर सेंटीमीटर में मिलती है। यहाँ पे सपोज आपको दे रखा है मोल पर लीटर। ठीक है, अभी आपको पता है कि आपको लीटर को चेंज करना ही पड़ेगा मीटर क्यूब की टर्म्स में। ठीक है, तो आपको ये वाला कन्वर्जन आना चाहिए। इसलिए जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ ये नहीं सोचना कि इसमें ये वाली वैल्यूज़ दे रखी हैं, अच्छा ठीक है मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके इसकी वैल्यू यहाँ रखूँगा, इसके यहाँ रखूँगा, सॉल्व हो जाएगा। ऐसे नहीं, पहले करके देखना है। ठीक है, वरना एग्जाम में सॉल्व नहीं हो पाता है। तो पहले जाके आप टेस्ट देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है टेस्ट देने में या कोई भी टेक्निकल इशू आता है, मैंने आपको जे केमिस्ट्री हेल्प डेस्क नंबर ली दिए, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, डायरेक्टली अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। तो पहले टेस्ट देकर आना, उसके बाद ही आगे का वीडियो सोल्यूशन देखना। हे एवरीवन, आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस। इससे पहले वाला जो वीडियो अपलोड हुआ था उसमें हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो पूरी थ्योरी थी वो देखी थी, जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जैसे आपका नर्न्स इक्वेशन हो गई, और उसके जो थोड़े 1-2 न्यूमेरिकल्स भी देखे थे हमने वहाँ पे नर्न्स इक्वेशंस पे बेस्ड। ठीक है, उसके बाद हमने रिडक्शन पोटेंशियल देखा था, पोलैरोग्राफी भी देखी थी। ठीक है ना, तो आज हम करेंगे इलेक्ट्रो इक्वेशंस। अच्छा, इससे पहले हमारी ग्रुप थ्योरी की थ्योरी क्लास और ग्रुप थ्योरी की क्वेश्चंस, केमिकल काइनेटिक्स की थ्योरी और क्वेश्चन, वो क्लासेस अपलोड हो चुकी है। अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो अगर आप देखना चाहते हैं तो उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए। अच्छा हाँ, पहले आप एक बार ट्राई करिए कि आप इनको टेस्ट के फॉर्म में देके आएँ, जिससे कि आपकी जो मिस्टेक्स हों वो आपको पता चले कि आप कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं, और वो मिस्टेक्स जो है आपको दोबारा एग्जाम में जाकर के रिपीट नहीं करनी है। ठीक है ना, उनको थोड़ा सा हाईलाइट करिएगा उन क्वेश्चंस को जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल रिएक्शन। ये आपको एक रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, अकरिंग इन द जिंक सिल्वर सेल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर गिवन है, ये गिवन है आपको जिंक 2+ की कंसंट्रेशन और Ag+ की कंसंट्रेशन। इस पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने में सिंपल सा लग रहा है, लेकिन इसमें इतनी वैल्यूज़ दे रखी है ना, वो आपको यूज़ करनी है। ऐसा नहीं है कि कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे वैल्यूज़ दे रखी हैं। देखो, अगर वैसे हम एक जनरल फॉर्मूला देखें तो एक होता है हमारा डेल्टा G0 = -NFE0, और एक होता है हमारा डेल्टा G0 = -RT ln K। ठीक है ना, ये दो फॉर्मूला हमारे पास होते हैं। अब देखो आप इसमें अगर हम इससे यहाँ से डायरेक्ट इक्वेट करें, E0 की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है, E की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है। हम यहाँ से डायरेक्ट रख के K की वैल्यू निकालेंगे और वो होगा गलत, क्योंकि एक्चुअल में देखो, इफ़ द EMF ऑफ द सेल इज़ फाउंड टू बी 1.62 वोल्ट, वो आपको E0 दे ही नहीं रखा है। ठीक है, वो आपको E0 दे नहीं रखा है। अब कैसे करोगे, जो हमारी थर्मोडायनेमिक इक्वेशन होती है, थोड़ा सा उसको फॉलो करना है। यहाँ पे
ऐसा नहीं करना है कि एक चैप्टर कर रहे हैं तो दूसरे चैप्टर के कंसेप्ट ही उड़ा दिए, ठीक है, सारे चैप्टर रिलेट करते हुए चलना है। इसको लिखो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉन क्यू, ठीक है। डेल्टा जी आपकी फ्री एनर्जी, डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, और आर टी लॉन क्यू, क्यू आपका क्या है, क्यू है आपका रिएक्शन क्वेश्चन, ठीक है, रिएक्शन क्वेश्चन। ये बेसिकली आप कैसे डिफाइन करते हैं, जब भी आपकी कोई इक्विलिब्रियम में रिएक्शन हो रही है, वो जो रिएक्शन अगर मतलब ऐसा तो है नहीं ना हमेशा इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगी, कोई ना कोई ऐसी कंडीशन होगी जब वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जब वो इक्विलिब्रियम में नहीं है तो जो हम एक डिफाइन करते हैं कंसंट्रेशन का रेशो, जैसे अगर किसी भी एक रिएक्शन के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो ये आपका होता है रिएक्शन क्वेश्चन। अभी आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें आप देखो, इसमें आपको सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे आप रखोगे माइनस एन एफ ई नॉट, इसको देखो इसमें सब्स्टिट्यूट करो, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, हाँ देखो अब हमने क्या देखा यहाँ पे, ये ई नॉट की वैल्यू तो है नहीं, ये एक वैल्यू हमें गिवन है ई की वैल्यू गिवन है, इसको रखो माइनस एन एफ ई, ठीक है ना। डेल्टा जी को लिखा माइनस एन एफ ई, डेल्टा जी नॉट को अभी हमने क्या लिखा था, एक तो लिखा था माइनस एन एफ ई नॉट और एक लिखा था माइनस आर टी लॉन के। ई नॉट की वैल्यू गिवन नहीं है, ये हमें निकालना ही है, हम यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखेंगे डेल्टा जी नॉट की, माइनस आर टी लॉन के, ठीक है, प्लस आर टी लॉन क्यू, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से आर टी लॉन क्यू की वैल्यू निकालनी है ना, तो इसको लिखो आर टी लॉन क्यू इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाएंगे, आर टी, अच्छा नहीं, आर टी लॉन के की वैल्यू निकालनी है, हमें आर टी लॉन क्यू की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसको करो E इज इक्वल्स टू, ये हम ये हम क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के लिए करेंगे। अब जो करेंगे देखो, E इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ से दोनों साइड डिवाइड कर दो, माइनस आर टी लॉन के अपॉन माइनस एन एफ, ठीक है, माइनस ये है प्लस यहाँ पे ऑलरेडी आर टी अपॉन माइनस एन एफ से डिवाइड किया है, इसको लिखो लॉन क्यू, ठीक है। E इज इक्वल्स टू, इससे ये कैंसिल हुआ, आर टी बाई एन एफ लॉन के। जब भी हम नर्स इक्वेशन पढ़ते हैं तो नर्स इक्वेशन में आर टी बाई एन एफ लॉन के वाली वैल्यू आती है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर पे करते हैं और उसको क्या लिखते हैं 0.0591 अपॉन एन। ऐसे देखो ये वाली जो टर्म है इसको ऐसे लिखो आर टी बाई एन एफ लॉग, लॉन को लॉग में कन्वर्ट करो 2.303 लॉग के, ठीक है, माइनस आर टी बाई एन एफ 2.303 लॉग क्यू। अब इसकी वैल्यू क्या होती है रूम टेम्परेचर पे, आर टी बाई एफ, इसकी वैल्यू इंटू 2.303, इसकी वैल्यू है 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग ऑफ के माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग ऑफ क्यू। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, देखो ई की वैल्यू हमें दे रखी थी 1.62 वोल्ट, ठीक है, यहाँ से निकालो क्यू की वैल्यू निकालो। अगर इस पर्टिकुलर रिएक्शन में देखें तो हमारे प्रोडक्ट साइड क्या है, जिंक 2+, ये तो सॉलिड है, सॉलिड की कंसंट्रेशन क्या लेते हैं, ये तो सॉलिड है ना, सॉलिड की कंसंट्रेशन तो 1 लेते हैं, इसकी भी कंसंट्रेशन 1 के इक्वल हो जाएगी, एक ये बचा आपका और एक ये बचा। तो अगर इसके लिए रिएक्शन क्वेश्चन डिफाइन करोगे तो ये होगा Zn2+ डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ का स्क्वायर, है ना। अब इसको रखना, इसको Zn2+ की कंसंट्रेशन आपको गिवन है, Q इज इक्वल्स टू, Zn2+ की कंसंट्रेशन है 0.1 डिवाइडेड बाई 100, Ag+ की 10 है, उसका स्क्वायर किया 100, ये आ गई आपकी Q की वैल्यू और E की वैल्यू है 1.62। बस अब आपको सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू पुट करनी है, मतलब वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। E की वैल्यू 1.62 इज इक्वल टू 0.0591, N की वैल्यू क्या होगी इस रिएक्शन के लिए,
2 होगी ना, n की वैल्यू इतना तो निकालना आता है, 2 log k माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n log क्या निकाली थी अभी वैल्यू ऊपर 0.1 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अब करो इसको सॉल्व, इसको पूरा सॉल्व करो। ये आएगा आपका, इसकी जगह 2 रखो, 1.62 इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन 2 log k माइनस 0.0591 अपॉन 2। इसको क्या लिख सकते हो आप, 10 की पावर -1 अपॉन 10 की पावर 2। इसको ऊपर ले जाओ, ये हुआ 10 की पावर -3, तो log 10 की पावर -3। ठीक है, इसको यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, 1.62 इज इक्वल्स टू 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 log k, ये बाहर आ जाएगा। ऐसे कैसे बाहर आएगा, ये आप लिखो log a की पावर b, तो ये क्या होता है b log a। ऐसे यहाँ log 10 की पावर -b, ओ सॉरी -3, तो -3 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा +3 इंटू 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 और log 10 और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, हटा दो इसे यहाँ से। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ठीक है, इतना नोट करो पहले। यहाँ से आप log k कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा आपका 51.82 के अराउंड, और k की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से कैलकुलेट करो, 10 की पावर लोगे इसको 51.82, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ये ए। ठीक है, आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। एक बार आप नोट कर लीजिए। कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोलर कंडक्टेंसेस एट इन्फिनिट डिल्यूशंस ऑफ Na+ एंड Cl- आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, आपको Na+ की दे रखी है और आपको Cl- की दे रखी है क्या, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। ठीक है, एट इन्फिनिट डाइल्यूशन आपको दे रखी है। कैलकुलेट द ट्रांसपोर्ट नंबर एंड आयनिक मोबिलिटी ऑफ Na+ इफ डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ Na+ इज गिवन। हमें क्या किसकी गिवन है, Na+ की गिवन है, Cl- की गिवन है। निकालना क्या है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ डिफ्यूजन कोफिशिएंट। कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला हम थ्योरी क्लास में देखते हुए आए हैं। थ्योरी क्लास में हमने क्या देखा था कि अगर हमें कैटायन के लिए निकालना है, कैटायन के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना है तो ये आएगा लैम्डा इन्फिनिटी प्लस, या नोट से भी डिनोट करते हैं, लैम्डा नोट प्लस लैम्डा नोट माइनस। मतलब ये जो आपकी मोलर कंडक्टेंस है कैटायन की एट इन्फिनिट डाइल्यूशन अपॉन टोटल मोलर कंडक्टेंस, मतलब जो कैटायन और एनायन उन दोनों का कंट्रीब्यूशन से आ रही है वो। यहाँ पे आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, T+ इज इक्वल टू, यहाँ से आप निकालो उसकी है 50.11, Na की 50.11 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई 50.11 इंटू 10⁻⁻⁴ प्लस 76.34 इंटू 10⁻⁻⁴। देखो अभी 10⁻⁻⁴ ये तो पूरा कैंसिल हुआ, इसको करो सॉल्व। ये सॉल्व करके आपका आएगा 0.0396, मतलब ऑप्शन बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन सी होगा। 0.396 आपका ट्रांसपोर्ट नंबर आ गया। ठीक है, अच्छा एक बार नोट कर लो, है ना, 0.936 आपका ट्रांसपोर्ट नंबर आ गया। अब आपको क्या कैलकुलेट करने गिवन है इसमें, डिफ्यूजन कोफिशिएंट, मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी, डिफ्यूजन कोफिशिएंट तो आपको गिवन है। तो थ्योरी वाली क्लास में हमने एक फॉर्मूला देखा था, D इज इक्वल्स टू U KBT डिवाइडेड बाई EZ। ठीक है, D इज इक्वल्स टू म्यू KBT डिवाइडेड बाई EZ। अब यहाँ से U क्या है, आप D तो आपका डिफ्यूजन कोफिशिएंट है। ठीक है, D इज डिफ्यूजन कोफिशिएंट, U है आयनिक मोबिलिटी जिसको निकालने में हम इंटरेस्टेड हैं,
आयनिक मोबिलिटी, Kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, Kb इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T जो टेम्परेचर आपको गिवन है, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एंड दिस इज चार्ज किस पे, जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम Na+ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा 1। अब आपको कैलकुलेट करना है U, यहाँ से आप U कैसे लिखेंगे, यहाँ से U निकालो, U विल बी इक्वल टू DEZ डिवाइडेड बाई KB इंटू T। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, U इज इक्वल्स टू डिफ्यूजन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या गिवन है ये। अच्छा, जो हमने इससे पहले ट्रांसपोर्ट नंबर निकाला था वहाँ पे हमने यूनिट्स नहीं देखी थी, क्यों? क्योंकि देखो ऊपर भी यूनिट उसकी है, जो हमने मोलर कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टेंस ली है उसकी यूनिट है, नीचे भी उसी की यूनिट है, वो तो प्रॉपर्ली कैंसिल हो जाएगा। और वैसे भी ट्रांसपोर्ट नंबर यूनिट लेस होता है, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट नंबर यूनिट लेस होता है। अब यहाँ से निकालो U की वैल्यू आपको क्या आ जाएगी, डिफ्यूजन कोफिशिएंट 1.30 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स इंटू, यहाँ से अब निकालो E की वैल्यू, E आपका है चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, Z है, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है और Z चार्ज ऑन कैटायन अपॉन KB 1.38 इंटू 10⁻⁻⁻23, ठीक है, -23 और इंटू यूनिट्स हम लास्ट में देखेंगे। एक काम करते हैं, पहले न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं। पहले न्यूमेरिकल वैल्यू देख लेते हैं, KB इंटू टेम्परेचर हमें क्या गिवन है। अच्छा, इसमें हमें टेम्परेचर गिवन नहीं है। हाँ, अगर अभी कभी भी आपको टेम्परेचर गिवन ना हो किसी ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे आप बिना टेम्परेचर के सॉल्व कर ही नहीं सकते, जैसे कि ये टेम्परेचर तो चाहिए ही चाहिए, तो आप इसमें टेम्परेचर क्या राइट करके चलोगे, रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर कितना हुआ 298 केल्विन। अच्छा, अभी फिर से यूनिट हटा देते हैं, इसकी एक बार न्यूमेरिकल वैल्यू निकालो। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे, U की वैल्यू आएगी 5.06 इंटू 10⁻⁻8, उसको देखो 5.06 इंटू 10⁻⁻8, ये आएगी आपकी U की वैल्यू, ठीक है। और अगर हम इसमें यूनिट की बात करें, देखो अगर हम सिर्फ यूनिट की बात करते हैं, U आपको D की वैल्यू क्या दे रखी है, और सॉरी यूनिट मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स इंटू E क्या है हमारा चार्ज कूलम इंटू Z की तो कोई यूनिट है नहीं, यूनिट लेस हटा दो। KB की क्या होती है यूनिट जूल पर केल्विन, और टेम्परेचर के केल्विन, केल्विन इनवर्स से केल्विन इनवर्स क्या मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, यहाँ पे भी अच्छे स्मॉल एस है, ठीक है ना, ये साइमंस नहीं है, सेकेंड है, मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, ठीक है, मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स यही है। और एक हमने देखा था, अगर नहीं देखा है तो नोट कर लो, J इज इक्वल्स टू CV जो होता है, JCB बहुत सुना होगा, बीच में ट्रेंडिंग भी था, J इज इक्वल्स टू CV, इसको ऐसे याद रखो JCB से, JCB तो J इज इक्वल्स टू CV, ठीक है ना। अब यहाँ से आपका क्या है कूलम बाई जूल, यहाँ से निकालो आप कूलम बाई जूल, तो वो किसके इक्वल आएगा वोल्ट इनवर्स के, ठीक है ना। यहाँ से आप निकालो कूलम बाई जूल, तो किसके इक्वल आएगा वोल्ट इनवर्स के। तो यहाँ से ओवरऑल यूनिट आपकी क्या आई मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स, ठीक है, यूनिट भी सेटिस्फाइड है, ऑप्शन ए। एक बार नोट कर लो, करना हो तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अ कंडक्टिविटी सेल इज फिल्ड विद KCl सोल्यूशन 0.1 m, उसका रेजिस्टेंस आपको गिवन है, कंडक्टिविटी आपको गिवन है, और कंडक्टिविटी ऑफ वाटर आपको गिवन है, ठीक है। सोल्यूशन है तो सोल्यूशन में ऑब्वियसली वाटर हो गई, तो उसकी आपको कंडक्टिविटी गिवन है। व्हेन द सेम सेल इज फिल्ड विद 0.01 m सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, द सेल रेजिस्टेंस इज दिस। आपको क्या करना है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड कैलकुलेट करनी है, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। अब देखो आपने इसमें एक मेन हिंट क्या थी, सेम सेल, आपने सेम सेल यूज़ किया है, तो किसी सेल के लिए क्या कांस्टेंट रहता है, सेल कांस्टेंट, बस इतना ही करना था इसमें, ऊपर से सेल कांस्टेंट निकाल के नीचे पुट करना था। देखो
जब हमने केसीएल सोल्यूशन डाला था तब हमारी क्या थी 24.96 ओम रेजिस्टेंस और आपकी कंडक्टिविटी कितनी थी 0.011 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपकी कंडक्टिविटी थी। ये आप कैसे डिटरमिन करेंगे, यूनिट के थ्रू, ठीक है, ये आप यूनिट के थ्रू डिटरमिन करेंगे। आपको क्या निकालना है, सेल कांस्टेंट, तो R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, ठीक है। अगर सेल कांस्टेंट निकालना है 1 बाई रो, यहाँ से निकालो इसको, अच्छा सेल कांस्टेंट निकालना है, ठीक है, तो L बाई ए इज इक्वल्स टू R अपॉन रो, और 1 बाई रो है, 1 बाई रो को क्या लिख सकते हैं, कप्पा, ठीक है ना, R इंटू के। अब लिखो इसको, R की वैल्यू है 24.96 ओम्स इंटू 0.011 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये ओम है आपका, ठीक है, ओम क्या होता है, साइमन इनवर्स, इससे ये गया मतलब ओम से आपका साइमन कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेट करो, ये आपका आएगा 0.275 सेंटीमीटर इनवर्स, 0.275 सेंटीमीटर इनवर्स। मतलब अगर हमने सेल कांस्टेंट जी से भी डिनोट कर देते हैं, या इसको एल बाई ए ही रहने दो, जी स्टार से करते हैं इसको, वैसे एल बाई ए की वैल्यू आई है 0.275 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, आपने जब एसिटिक एसिड डाला उसमें, तो आपको फाइनली कैलकुलेट क्या करना है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। अब देखो मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, कहाँ से कैलकुलेट करोगे, लैम्डा से, लैम्डा इज इक्वल्स टू कप्पा बाई सी। तो उसके लिए हमने वहाँ से सेल कांस्टेंट निकाल लिया। इस केस में आपको रेजिस्टेंस कितना गिवन है, 1982। इस केस में आपको रेजिस्टेंस गिवन है 1982 ओम्स। कप्पा आपको निकालनी है, एल बाई ए की वैल्यू गिवन है 0.275 सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ से करो कैलकुलेट, R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। आपको क्या निकालना है, 1 बाई रो, इसको इधर लेके आए, 1 बाई रो किसके इक्वल है, कप्पा के इक्वल, और कितना आया ये L बाई ए और 1 बाई आर। L बाई ए की वैल्यू क्या है 0.275 सेंटीमीटर इनवर्स, और R की वैल्यू आपको क्या गिवन है इस केस में 1982 ओम, ठीक है, 1982 ओम्स। अब आप इसको करो कैलकुलेट, इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.38 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4, 1.38 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4। यूनिट क्या जाएगी, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को आप क्या लिख सकते हो, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ तक आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, कप्पा ऑफ सोल्यूशन। आपको कप्पा ऑफ वाटर दे रखा है, तो आपको क्या निकालना है, एसिटिक एसिड के लिए। तो आपको क्या करना है, बेसिकली सोल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, या फिर इस केस में कह लो एसिटिक एसिड प्लस वाटर है सोल्यूशन में। तो अगर हमें कप्पा किसके लिए निकालना है, ये तो आया सोल्यूशन, हमने ओवरऑल सोल्यूशन की बात करी है। अगर हम सोल्यूशन के लिए लिख रहे हैं तो दैट विल बी इक्वल टू कप्पा ऑफ वाटर प्लस कप्पा ऑफ एसिटिक एसिड इस केस में, ठीक है। आपको क्या चाहिए, कप्पा ऑफ एसिटिक एसिड। अब इसमें से क्या करोगे, सॉल्यूशन में से वाटर की माइनस कर दोगे, 1.38 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, माइनस कितनी गिवन है 7.85, 7.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 7.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखो एक चीज़ इसमें नोटिस करना, बहुत छोटी डिजिट है, आप इसको इग्नोर करोगे चलेगा, लेकिन मेन हमारा मोटिव क्या था इस क्वेश्चन को डालने के पीछे का, मेन मेरा मोटिव ये था कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको अलग से मेंशन करके गिवन है, मान लो इन केस अगर ये कंपैरेबल होते तो, है ना, अगर यहाँ पे 10 रेज़ टू द पावर -4 होता तो, या फिर यहाँ पे 10 रेज़ टू द पावर -8 होता तो, इनकेस कंपैरेबल होते तो आंसर पूरा गड़बड़ आ जाता ना। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको ऐसे अलग से गिवन हो वाटर की, नहीं गिवन है वेल एंड गुड, कंसीडर करके चलो सोल्यूशन की पूरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर गिवन है तो आपको वहाँ से वाटर की सब्ट्रैक्ट करनी है, तब आपकी प्रॉपर किसकी आएगी, जिस भी आप सोल्यूट की बात करें, एसिटिक एसिड, ठीक है। यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करो, देखो यहाँ पे हम इग्नोर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं कप्पा एसिटिक एसिड को सिंपल कप्पा से डिनोट कर दूँ तो ये उतना ही आएगा जितना पहले था, क्योंकि हम उसको इग्नोर कर सकते हैं बहुत ईजिली, ठीक है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल्स टू कप्पा बाई सी। कप्पा की वैल्यू रखो 1.38 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 साइमन
सेंटीमीटर इनवर्स डिवाइडेड बाई C की वैल्यू क्या थी, आपको कंसंट्रेशन गिवन थी एसिटिक एसिड की 0.01 m, ठीक है 0.01 m आपकी एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन थी। यहाँ से सॉल्व मत कर देना, मोलर दे रखा है, ऊपर यूनिट में है सेंटीमीटर इनवर्स, क्या याद रखना है हमें यूनिट्स का, ठीक है। अब देखो मोलर को पहले कन्वर्ट कर लो, मोलर मतलब 1 मोल, या इसको ही ले लो 0.01 मोल गिवन है, मतलब इसको आप लिख सकते हो 0.01 मोल्स कितने में, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में, ऐसी मोलैरिटी डिफाइन करते हैं 0.01 मोल्स, और 1 लीटर सोल्यूशन में कितने सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या आप इसको क्या लिखोगे 0.01 मोल इंटू 10⁻³ पर सेंटीमीटर क्यूब, या आप इसको क्या लिख सकते हो 0.01 इंटू 10⁻³ मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ठीक है, अब इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करो, क्या आया था हमारा 1.38 इंटू 10⁻⁻4 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और डिवाइड हमने किससे किया था, डिवाइड किया है 0.01 इंटू 10⁻³ मोल पर मीटर क्यूब, ओ सॉरी सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से इसको सॉल्व करो, यूनिट सॉल्व करो, साइमन सेंटीमीटर क्यूब ऊपर गया तो यहाँ से क्या बचा सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। इसको सॉल्व करो 1.38 इंटू 10⁻⁻4 प्लस 3 ऊपर गया 10⁻⁻4 ये है, नीचे है 10⁻⁻5, ये ऊपर गया तो ऊपर गया 10 इंटू 10 हो गया यहाँ पे, ये आ गया आपका 13.8 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। ऑप्शन 13.8 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या गिवन है, मीटर स्क्वायर, ये है मीटर स्क्वायर, ये है सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ध्यान से देख के टिक करना, ऑप्शन बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द EMF ऑफ अ सेल, द EMF ऑफ अ सेल रिएक्शन, ठीक है, सेल रिएक्शन आपको गिवन है, इज दिस, आपको 2 टेम्परेचर गिवन है बेसिकली इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ो, 2 टेम्परेचर है, 2 टेम्परेचर पे 2 EMF की वैल्यू है, फ्री एनर्जी चेंज निकालना है, एंथैल्पी चेंज निकालना है, ठीक है। यहाँ पे किस चीज़ का कंसेप्ट आएगा, सेल कोफिशिएंट का, ठीक है। हमने पढ़ा था ये लास्ट क्लास में, सेल कोफिशिएंट देखो आप कैसे डिफाइन करोगे। पहले तो हमें जरूरत ही क्यों है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा G और डेल्टा H। डेल्टा G तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, किस पे कैलकुलेट करवाया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो डेल्टा G क्या होगा -NFE, ठीक है, माइनस n की वैल्यू क्या होगी, देखो इस रिएक्शन में अगर आप देखोगे तो ये है कैडमियम सॉलिड, इसने क्या बनाया होगा कैडमियम 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या है AgCl, इसने क्या है 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा और क्या करा होगा Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस फॉर्म किया होगा, ये है ओवरऑल रिएक्शन। अब इसमें वाटर क्या है, यहाँ पे वाटर ऑफ हाइड्रेशन है, यहाँ पे क्या है एक्वस मीडियम गिवन है, कोई बात नहीं, हमें एक्वस मीडियम से मतलब है, हमें नहीं, देखो वाटर आपके इस रिएक्शन की n वैल्यू को अफेक्ट कर ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को देख के नहीं स्ट्रेस लेना है कि वाटर कहाँ से आया, ठीक है ना। अगर कोई भी हमारी रिएक्शन हो रही है सोल्यूशन में हो रही होगी, वाटर में हो रही है, सॉल्वेंट हमारा जो है वहाँ पे वाटर है, ठीक है। अब ले लो इसको, अब दोनों साइड एक्वस कर लो, ठीक है। हम इसको एक्वस मीडियम में करवा रहे हैं, इसको लिखो 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे। अब इसको लिखो आप कैडमियम सॉलिड प्लस 2 AgCl प्लस एक्वस दे रखा है तो मैं इसको वाटर लिख देती हूँ, दिस गिव्स कैडमियम 2 प्लस और 2Cl माइनस यहाँ से आएंगे, देखो ये कैडमियम 2 प्लस, ये Cl माइनस इंटू 2, कैडमियम 2 प्लस प्लस 2Cl माइनस CdCl2, इसको लिख लो CdCl2 डॉट 5/2 H2O। देखो इसको हम नहीं बता सकते कि ये 5/2 ही क्यों है, 5 क्यों नहीं है, बस इसको यहाँ से बैलेंस ज़रूर कर सकते हो क्योंकि ये आपके ओवरऑल रिएक्शन को अफेक्ट नहीं कर रहा, दिस इज़ वाटर ऑफ हाइड्रेशन, वो यहाँ पे अकाउंट ही नहीं हो रहा किसी भी चीज़ में, और प्लस Ag सॉलिड। आपके लिए यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई, इन शॉर्ट 2 हो गई, इसको रखो 2 इंटू F की वैल्यू 96500 कूलम पर मोल है ना, कूलम पर मोल इंटू E की वैल्यू आपको क्या गिवन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको कैलकुलेट करवाया है, फ्री एनर्जी चेंज एंड एंथैल्पी चेंज ऑफ द सेल रिएक्शन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे E की वैल्यू क्या है 0.6753,
0.6753 वोल्ट्स। अब इसको करो कैलकुलेट, विद यूनिट कैलकुलेट करना है इसको। -130.33, देखो -130.33 किलो जूल पर मोल। अब ये कैसे आया, देखो पर मोल तो यहाँ से चल रहा है और कुलम इंटू वोल्ट अभी ही हमने देखा था जूल के इक्वल होता है। अब इसमें 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर दो किलो जूल पर जूल, ठीक है। तो इस जूल से ये कुलम और ये वोल्ट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कुलम इंटू वोल्ट बराबर जूल होता है। तो आपका आंसर किस में आएगा, किलो जूल पर मोल, -130.33। तो या तो ऑप्शन ए होगा या तो सी होगा। देखो बी और डी आप तो ऐसे देख के एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि -NF होता है, ई की वैल्यू पॉजिटिव है तो जी डेल्टा जी की वैल्यू तो ऑब्वियसली नेगेटिव आएगी। तो ऑप्शन ए या ऑप्शन सी, कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं थी, बट स्टिल आप एग्जाम में नहीं करेंगे। अगर आप एग्जाम में इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं दो ऑप्शंस को, तो आप जल्दी से करिए, आपको इतना लंबा कैलकुलेट करना ही क्यों है, ठीक है। सबसे पहले एक बार ऑप्शन देखा करो कि क्या आप उसे किसी भी तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो या नहीं, उसके बाद इतना लंबा कैलकुलेशन वगैरह पे जाया करो। ऑल्दो ये लंबी नहीं थी पर कोई लंबी हो सकती है जिसको आप सिर्फ एक कॉमन सेंस के थ्रू या ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज क्या होता है, डेल्टा एच। अगेन थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच निकालना है तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस, ठीक है। यहाँ से आया डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा जी। अब इसमें डेल्टा जी की वैल्यू तो हमने निकाल ली है, चलो लास्ट में पुट करेंगे डेल्टा जी प्लस टेम्परेचर भी लास्ट में पुट कर देंगे। पुट क्या करना है, डेल्टा एस की वैल्यू टेम्परेचर कॉफिशिएंट के टर्म्स में हम लिखते हैं ना, डेल एस इज इक्वल्स टू या डेल्टा एस इज इक्वल्स टू NF डेल ई बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, ठीक है। NF डेल ई बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, इसकी वैल्यू रखो NF डेल ई बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। अब क्या करना है, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। डेल्टा एच आपको निकालना ही है, इसको ऐसे ही रहने दो। डेल्टा जी की वैल्यू क्या आई थी, -130.33 किलो जूल पर मोल, ठीक है, किलो जूल पर मोल आई थी। प्लस टेम्परेचर आपको क्या गिवन है, आपको वैसे दो टेम्परेचर गिवन है लेकिन आपसे कैलकुलेट किससे करवाया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 298 केल्विन इंटू एफ एन की वैल्यू है 2, एफ की वैल्यू है 96500 कूलम पर मोल, और इसमें फाइनली आपने मल्टीप्लाई करना है डेल ई बाई डेल टी। अब डेल ई बाई डेल टी अलग से कैलकुलेट कर लो चाहो तो, डेल ई बाई डेल टी हम इसको क्या लिख देंगे, E2 माइनस E1 अपॉन T2 माइनस T1। किसी को भी आप E2 E1 मान लो, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। वैल्यू आपकी सेम ही आनी है, नेगेटिव आएगी तो भी नेगेटिव आनी है, आप E1 E2 इंटरचेंज कर दो तो फिर उसके अकॉर्डिंग क्योंकि T1 T2 भी इंटरचेंज हो जाएंगे तो जो वैल्यू आनी है वही आएंगी। यहाँ पे आपको 1 2 का लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना। E2 माइनस E1 आप मान लो 0.6915, इसको लिखो 0.6915 माइनस 0.6753, 0.6753 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। E2 ये था तो T2 भी यही होना चाहिए 0। अब देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, चाहो तो कन्वर्ट कर लो कैल्विन में, वरना मत करो क्योंकि डिफरेंस तो सेम ही आएगा ना। जितना कैल्विन में डिफरेंस होगा उतना ही डिग्री सेंटीग्रेड में डिफरेंस होगा। छोड़ो, कर लो चेंज। 0 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या लिखोगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड को लिखोगे 273 केल्विन माइनस 25 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या लिखोगे 298 केल्विन। ये चीज़ कह रही थी। अब भी माइनस करके क्या आया तो 25 ही, लेकिन हाँ बस ये है कि आपको यूनिट्स का याद रखना है। यहाँ यूनिट आएगी वोल्ट पर केल्विन, वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड यूनिट नहीं आएगी, इसलिए बेटर है आप कन्वर्ट ही करें, ठीक है। यहाँ पे आएगी आपकी यूनिट, इसको अगर हम बाहर लिख दें यूनिट आएगी वोल्ट पर केल्विन। यहाँ से कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, ठीक है। यहाँ आई थी हमारी 0.6915 माइनस 0.6753 डिवाइडेड बाई 273 माइनस 298 वोल्ट पर केल्विन। अब आपको बस इसको सॉल्व करना है। केल्विन यहाँ पे आया और एक है आपका 298 केल्विन, इस केल्विन से ये केल्विन कैंसिल,
कूलम इंटू वोल्ट, अगेन जूल। अब यहाँ पे आपका किस में है, किलो जूल में, वो आपका किस में है, जूल में, उसको भी किलो जूल में कन्वर्ट कर लो, खत्म करो। 10⁻³ किलो जूल पर जूल। इस जूल से ये वोल्ट और कूलम कैंसिल हो जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देखो, कूलम इंटू वोल्ट था, ये किसके इक्वल है, जूल के। जूल को किस में कन्वर्ट करना है, किलो जूल में, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो। अब समझ में आ गया। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा H विल कम आउट टू बी -167.6 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट, देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये जो हमने थ्योरी क्लास में डिस्कस किया था, अच्छे से डिस्कस किया था हमने, ये चीज़ अच्छे से डिस्कस की थी कि जब हम E0 की वैल्यू दे रहे हैं उसके रिप्रेजेंटेशन हम किस तरीके से दे रहे हैं, उस रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, उसकी वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव, तो उसकी कौन सी टेंडेंसी ज़्यादा हो गई, हमने सब थ्योरी क्लास में देखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है, E0 SN2 + SN, इसके लिए आपको दे रखा है -0.15 वोल्ट। अगर नहीं याद तो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। SN2 + SN मतलब ये आपको गिवन है रिडक्शन का, SN2 से SN बन रहा है, इसके लिए E की वैल्यू दे रखी है आपको -0.15 वोल्ट। समझ रहे हो, SN2 से SN, SN2 से SN, SN2 से SN, उसके लिए आपको E0 की वैल्यू दे रखी है। ये आया समझ में। और एक चीज़ हमने क्या डिस्कस करी थी कि जितनी ज़्यादा नेगेटिव, या ऐसे बोल लो जितनी ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, कंसीडरिंग साइन। ठीक है, एक ऐसे देखो इसको, हमने अगर हाइड्रोजन SHE की बात करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड की, वहाँ पे E0 0 लेते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, इतना रफ आइडिया तो होगा। E0 रिडक्शन पोटेंशियल की बात हो रही है यहाँ पे, इसकी पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है कि यहाँ पर जितने भी मेटल्स लाई करेंगे उनकी होगी टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, और यहाँ पे भी जितने लाई करेंगे मेटल्स उनकी होगी टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, है ना। ये समझ में आया, मतलब जिसकी जितनी ज़्यादा नेगेटिव में जाएगी वैल्यू, यहाँ मान लो -0.15 है तो यहाँ -2.34 होगी, सपोज यहाँ कुछ -1.23 होगी, तो जितनी ज़्यादा वैल्यू आपकी नेगेटिव में जाएगी उतनी ही ज़्यादा आपकी टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड बढ़ेगी। या उसको भी छोड़ो, जितना आप नीचे जाओगे इस टेबल में, सब हटा दो। अगर कुछ भी अभी भी कन्फ्यूजन बच रहा है तो इस टेबल में जहाँ आपके रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन है, आप जितना नीचे जाते जाएंगे उतना ही आपकी टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड कम होगी। अगर रिडक्शन पोटेंशियल की टेबल में आप टॉप टू बॉटम अप्रोच रखेंगे, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, तो आपकी टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड कम होगी। तो क्या बढ़ेगा, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। बिठा लो इसको दिमाग में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर गिवन है SN2+ की, इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू, अच्छा अगर हम देखें सबसे ज़्यादा वैल्यू इसी की है, ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा वैल्यू इसकी है, उसके बाद सबसे कम वैल्यू इसकी है। नेगेटिव साइन कंसीडर कर रहे हैं, मॉड मत ले लेना, नेगेटिव साइन कंसीडर कर रहे हैं, मतलब ये सबसे नीचे लाई कर रहा है। अगर हम Mn2+ की बात करें, अगर हम Mn2+ से Mn की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा नीचे लाई कर रहा है, इसकी नेगेटिव सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब ये क्या करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। अगर इन तीनों की बात की जाए तो ये करेगा खुद को ऑक्सीडाइज, क्योंकि इसकी नेगेटिव में सबसे ज़्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। Mn2+ से Mn, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव में सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब Mn2+ इसको भी रिड्यूस कर देगा और इसको भी रिड्यूस कर देगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑप्शन से चलते हैं, फिर देखेंगे, फिर और क्लियर होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है SN2+ reduces CO2+ बट ऑक्सीडाइजेज Mn2+। नहीं, इसकी टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस ज़्यादा है, इसकी टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस ज़्यादा है, तो इसका तो रिडक्शन ही होगा। आप चाहे कुछ भी कर लो, ये अपना रिडक्शन ही करवाएगा। अगर इन तीनों की एक बात की जाए, CO2+ reduces Mn2+ बट ऑक्सीडाइजेज SN2+। CO2+ इसकी टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड है इससे ज़्यादा,
मतलब अगर Mn2+ और CO2+ लिए हैं किसी एक बीकर में, Mn2+ CO2+ लिए हैं, तो टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस CO2+ की ज़्यादा है, तो रिड्यूस कौन होगा? CO2+। और यहाँ पे क्या बोला है? CO2+ रिड्यूसेस Mn2+। नो, CO2+ विल रिड्यूस SN2+ एंड विल ऑक्सीडाइज Mn2+। ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। SN2+ रिड्यूसेस बोथ, नहीं, SN2+ की टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस ज़्यादा है, तो ये ऑक्सीडाइज करेगा, इन दोनों को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है, इन दोनों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा। हाँ, Mn2+ इन दोनों को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द EMF ऑफ इलेक्ट्रोड। अच्छा, ये कंसंट्रेशन सेल, देखो हमने ये थ्योरी क्लास में कवर नहीं किया था। कंसंट्रेशन सेल कोई बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं है। कंसंट्रेशन सेल में बेसिकली क्या होता है, अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसी ओवरव्यू देखें तो हमारे पास जैसे नॉर्मल 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उसमें क्या करते हैं, नॉर्मल 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, अभी भी 2 ही इलेक्ट्रोड्स होंगे, कैथोड एनोड। होता क्या है, अगर हमने कंसंट्रेशन सेल की बात करें, अगर ये मैंने जिंक का इलेक्ट्रोड लिया है और ये भी जिंक का इलेक्ट्रोड लिया है, तो यहाँ पे भी Zn2+ होगा, यहाँ पे भी Zn2+ होगा, ठीक है, कनेक्टेड बाय ए सॉल्ट ब्रिज। अब इसमें अलग क्या है, देखो यहाँ पे Zn2+ है, यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन कुछ C1 होगी और यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन कुछ C2 होगी। अगर आप खुद सोचो, अगर दोनों ही सेम कंसंट्रेशन पे हुए, आप अगर नॉर्मली भी बात करो, अगर 2 एंड है किसी रॉड के, अगर वो सेम टेम्परेचर है उनका, तो किसी भी साइड हीट फ्लो नहीं होगा, है ना। बिल्कुल सिमिलरली इसमें देखो कि अगर दोनों साइड कंसंट्रेशन सेम हुई तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फ्लो करेंगे, आयंस कहाँ फ्लो करेंगे। तो बेसिकली कंसंट्रेशन सेल्स ऐसे ही सेल्स होते हैं जहाँ पे आपके या तो इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन डिफरेंट हो, उसकी वजह से करंट फ्लो रहा हो, या फिर इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन जो है आपका उसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट हो। अब यहाँ तो इलेक्ट्रोड सॉलिड है, तो हम इसमें किसकी कंसंट्रेशन डिफर कर सकते हैं, सॉल्यूशन की। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें 0.01 m का जिंक सोल्यूशन ले लें Zn2+ का, और ये ले 0.05 m का Zn2+ का सोल्यूशन, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, इसमें मेन बात क्या रहती है, आपकी E0 की वैल्यू। जितनी भी आपकी कंसंट्रेशन सेल्स होंगी, जितनी भी कंसंट्रेशन सेल्स होंगी, उन सब के लिए E0 की वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। E0 क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन। अब कोई भी आपका जिंक 2+ है, कोई भी आपकी Zn है, अभी किसी भी कंसंट्रेशन में ले लो, आप अभी किसी भी कंसंट्रेशन में ले लो, लेकिन जब आप उसकी स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करोगे तो वो तो एक ही होगी ना। जैसे आप STP की बात करते हो, कोई भी गैस का प्रेशर कर दो, कोई भी टेम्परेचर कर दो, लेकिन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट STP तो आपने टेम्परेचर प्रेशर सब फिक्स कर दिया, अब आप सिर्फ उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर की बात करोगे। सिमिलरली जब आप E0 की बात करते हो तो आप बात करते हो कि जब हमारा सेल अपनी स्टैंडर्ड कंडीशन में है तब उसकी E0 EMF की वैल्यू क्या है, उसको बोलते हैं E0। अब जब कोई भी आपका इसको आप स्टैंडर्ड कंडीशन में ले आओ, स्टैंडर्ड कंडीशन में मालूम क्या होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन में C1 विल बी इक्वल टू C2, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन है, हमने खुद ही सेट करा है कि भाई अगर फॉर एग्जाम्पल ले लो कि अगर हमें जिंक 2+ के लिए अगर कोई स्टैंडर्ड हमें कंडीशन बनानी है तो हमें उसमें 1 मोलर सोल्यूशन ही लेना है, हमें 1 मोलर ही सोल्यूशन लेना है। तो आप ले लो, दोनों में 1 मोलर सोल्यूशन ले लो, कंसंट्रेशन इक्वल होगी, कोई करंट फ्लो ही नहीं होगा। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होगा, करंट नहीं तो EMF भी नहीं। ये वैलिड किसके लिए है, आपका कंसंट्रेशन सेल्स के लिए, ठीक है, कंसंट्रेशन सेल्स के लिए आपका ये वैलिड है। अब क्वेश्चन देखो, अच्छा इसमें इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन कैसे वेरी करती है। देखो इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन ऐसे तो आप वेरी करोगे नहीं, दोनों सॉलिड है। अगर आपने गैसियस इलेक्ट्रोड ले लिया तो गैस का प्रेशर चेंज कर दो, ऐसे करो, आपने 2 बीकर लिए, जो हमारा नॉर्मल यहाँ पे कुछ HCl की मान लो गैस है, यहाँ पे सॉरी H2 गैस आप यहाँ से कर रहे हो, यहाँ पे आपने क्या लिया है HCl, यहाँ पे भी क्या लिया है आपने HCl। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रोड आ रहा है, ठीक है, यहाँ से जो इलेक्ट्रोड है कुछ इस तरीके से रहता है, ये हाइड्रोजन गैस एट सम प्रेशर P2 होगी और ये हाइड्रोजन गैस एट सम प्रेशर P1 होगी, ये आपका कनेक्टेड है, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज से। और ये जो HCl है, HCl, इन दोनों की एक कोई कंसंट्रेशन M या C बोल लो, कोई भी एक कंसंट्रेशन C होगी, वहाँ पे करंट फ्लो किसकी वजह से होगा, इन दोनों प्रेशर डिफरेंट की वजह से। तो ये हो गई इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, क्योंकि इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन डिफरेंट है, और जब आप इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन डिफर कर रहे थे इससे पहले वाले केस में, वो होंगे आपके इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका क्या गिवन है, आपको एक सेल गिवन है, उसके लिए आपको EMF कैलकुलेट करना है, बस। ये सिर्फ इसलिए डाला था क्योंकि उसमें हमने इस टॉपिक को कवर नहीं किया था, है ना, उस टॉपिक को कवर नहीं किया था। हम इसमें देखेंगे कंसंट्रेशन सेल बेसिकली रहता कैसा है उसका। आपने बात किसकी करी है, एक बार आप ऐसे देखो इसको, ये रहा आपका सेल। अब इस सेल में आप कैसे देखोगे, देखो
लिखा थोड़े अलग तरीके से, इसे हम अपने तरीके से भी तो लिख सकते हैं। ये है Zn2 प्लस एक्वस, इसको ऐसे बना दो Zn2 प्लस एक्वस, ठीक है। ये आपका हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन। ये तो समझ में आ रहा है ना, ये सेल रिप्रेजेंटेशन तो फेमिलियर सा लग रहा है। अब इसमें देखो, ये वाली जो साइड होती है ये होती है एनोड, ये तो आपका यूनिवर्सल है। ये साइड हो गई आपकी एनोड और ये साइड होती है आपकी कैथोड, ये साइड होती है आपकी कैथोड, है ना। ये एनोड है, वो कैथोड है। एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन, हमेशा, बहुत अच्छे से डिस्कस किया था अपने थ्योरी क्लास में। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। कैसे? अब ऑक्सीडेशन कराना है मतलब Zn Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा होगा। Zn है जिंक एमलगम की फॉर्म में जिसकी कंसंट्रेशन है C1, ये कन्वर्ट हो रहा है Zn2 प्लस में, और कैथोड पे हो रहा होगा रिडक्शन, तो वहाँ क्या हो रहा होगा? Zn2 प्लस जो है वो कन्वर्ट हो रहा होगा किस में? ZnC2 में, ठीक है। अब इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, इसका निकालो। ये है आपका ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई कि ZnC1 ZnC2 से जा रहा है। अब देखो, अगर आप इन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल कर दी तो कुछ रिएक्शन मैटर करती? सब कैंसिल। इसलिए कंसंट्रेशन सेल्स कब होंगे? जब आपकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी। अब बिल्कुल जैसे नॉन इक्वेशन लिखने हैं बस वैसे अब सिर्फ इसमें नॉन इक्वेशन लिख दो। E इज इक्वल्स टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन n की वैल्यू इसमें क्या होगी? 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। 2 log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट C2/C1। अब इसको करो, E0 की वैल्यू क्या है? 0, E करो कैलकुलेट, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 log। अब कंसंट्रेशन देखो, C2 आपको क्या गिवन है? C2 आपको गिवन है 1 ग्राम जिंक पर 100 ग्राम ऑफ Hg। इसको लिखो 1 ग्राम जिंक पर 100 ग्राम Hg। जिंक एमेलगम है ना क्योंकि ये, और आपको C1 की कंसंट्रेशन क्या गिवन है? 2 ग्राम जिंक पर 100 ग्राम ऑफ Hg, ठीक है। तो ओवरऑल तो क्या है? सब कैंसिल हो गया, बचा क्या? 1/2। इसको करो कैलकुलेट, इसको कैलकुलेट करोगे ये आ गया आपका माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑफ 1/2, या लिख लो 0.5। आप करना है इसको कैलकुलेट, ये आपका आएगा 8.8, ये आपका आएगा 8.8 इंटू 10⁻³ -3 वोल्ट्स, ठीक है। 8.8 इंटू 10⁻³ वोल्ट। वैसे अगर आंसर आपसे मिली वोल्ट्स में पूछा गया होता तो आप कैसे लिखते हैं इसको आप कैसे और लिख सकते हैं? 8.8 मिली वोल्ट्स, ठीक है। आपका वैसे आंसर है ऑप्शन बी। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 8.8 मिलीवोल्ट्स। वैसे आपका आंसर ऑप्शन बी है, ठीक है। अभी आगे कंसंट्रेशन सेल, तो इस क्वेश्चन को डालने का बेसिक कंसेप्ट क्या था, बेसिक मोटो वो सिर्फ इतना था कि जब भी आप कंसंट्रेशन सेल हमने थ्योरी क्लास में कवर नहीं किया था तो अब यहाँ कवर कर लिया। देखो इतना डरावना टॉपिक है नहीं है। आप जब इसको फॉर्मूला याद करने बैठोगे ना कि P2/P1 था, P2 हमने किस साइड लिया था, P1 किस साइड लिया था, वहाँ पर होती है कन्फ्यूजन। क्योंकि यूजुअली आपसे पूछा जाता है कि अगर सेल को स्पॉन्टेनियसली वर्क करना है तो प्रेशर कैसा होना चाहिए। तो जैसे अभी हमने इससे पहले निकाला था, जिंक जा रहा था हमारा, शायद किससे जा रहा था? हाँ, C1 से C2 जा रहा था क्योंकि C2 ऊपर आया। जिंक हमारा कुछ ऐसे हो रहा था ना, इस रिएक्शन की अगर हम बात करें, ये जा रहा था C1 से जिंक C2 ऐसे जा रहा था। तो अब क्या, अब यहाँ से डायरेक्ट निकाल लो। अगर सेल को आप स्पॉन्टेनियस चाहते हो तो E की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव आनी चाहिए। E की वैल्यू पॉजिटिव होने के लिए C2 की वैल्यू लेस होनी चाहिए। ये पूरी टर्म नेगेटिव होनी चाहिए ना, इसके आगे नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन है, ये पूरी टर्म नेगेटिव होनी चाहिए। इसका मतलब C2 की वैल्यू शुड बी लेस देन C1। आगे यहाँ से सीधा सीधा आपको बिल्कुल भी नहीं रटना है कि कंसंट्रेशन सेल में P2 था, किसी को भी लो P2, किसी को भी P1 लो, अनलेस क्वेश्चन में मेंशन ना हो, ठीक है। किसी को भी P2 P1 लो अपने हिसाब से, क्वेश्चन में मेंशन है तो उस हिसाब से ले लो। सीधा सीधा आप उसकी रिएक्शन लिखो, एनोड पे क्या है, कैथोड पे क्या है, उसके बाद ये लिखो फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये आपको एक सेल दे रखा है, ये इस सेल से एसोसिएटेड आपको लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बताना है।
ये पूरा सेल है, ठीक है। इससे एसोसिएटेड जो भी आपका लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है वो आपको बताना है। तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होता क्या है, पहली बात तो देखो, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल से कंसंट्रेशन सेल से ही ये कंसेप्ट डिराइव होता है। जब भी हम दो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ले रहे हैं, उन दो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का जब इंटरफेस बन रहा है, कैसे, मान लो हमने कोई भी दो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लिए हैं, एक कंसंट्रेशन है C1, एक की कंसंट्रेशन है C2, हम बनाना चाह रहे हैं कंसंट्रेशन सेल। तो ठीक है, ये जो यहाँ से सेपरेट हैं, इनके बीच में जो इंटरफेस बना होगा, इसको थोड़ा ब्रॉड करके दिखाएं, अगर मान लो ये इंटरफेस बना इन दो सॉल्यूशंस के बीच में इस तरीके से, तो ये जो इंटरफेस होता है ना, या फिर आप इसको क्या बोल लो, जंक्शन ऑफ द टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट है, इन दोनों का जंक्शन। यहाँ पर बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन डिफरेंस, इस कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से एक पोटेंशियल डेवलप होता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, मतलब जहाँ दो लिक्विड के जंक्शन पे पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, दैट इज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब इसमें हमें निकालना क्या है, एक सेल पर्टिकुलर हमें गिवन है, उसका लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल निकालना है। तो उसका आपको फॉर्मूला याद रखना है, ELJP, LJP मीन्स लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, इज इक्वल्स टू 2T -1, ठीक है। T माइनस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन, 2T -1 RT/F ln ऑफ A ± 2 अपॉन A ± 1, ठीक है। 2T -1, T माइनस आपका ट्रांसपोर्ट नंबर एनायन का, RT/F ये तो पता ही है, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर एंड फैराडे कांस्टेंट, A ± 2 और A ± 1 एक्टिविटी। जैसे जो हमारे गैसेस होती हैं, अगर हम गैसेस की बात करें तो वहाँ पे एक टर्म होती है प्रेशर, ठीक है। लेकिन जब हम रियल गैसेस की बात करते हैं, आइडियल गैसेस के लिए प्रेशर बोलेंगे, लेकिन जब हम रियल गैसेस के लिए बात करते हैं तो वहाँ पे हम टर्म यूज़ करते हैं फ्यूगैसिटी, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर ग्राउंड्स पे जब हम एक आइडियल सोल्यूशन के लिए बात करेंगे, हाँ, जब हम एक आइडियल सोल्यूशन के लिए बात करेंगे तो उसको बोलेंगे कंसंट्रेशन, लेकिन जब हम एक रियल सोल्यूशन के लिए बात करेंगे वहाँ पे हम बोलेंगे एक्टिविटी। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल पर्पस पे देखें, प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो कंसंट्रेशन और एक्टिविटी को हम सिनोनिमसली यूज़ कर लेते हैं, अनलेस एंड अनटिल मेंशन आप कर सकते हो। अभी अगर आपको यहाँ पे एक्टिविटी, यहाँ पे देखो गामा और एम की वैल्यू दोनों दे रखी है, तो आप यहाँ पे एक्टिविटी यूज़ करेंगे। इन केस आपको कंसंट्रेशन की वैल्यू दे रखी होती तो आप इसको कंसंट्रेशन के इक्वल मान लेते हैं। एक्टिविटी को आप कैसे डिफाइन करते हैं, A इज इक्वल्स टू गामा M। ए क्या है आपकी एक्टिविटी, ठीक है। गामा आपका एक्टिविटी कोफिशिएंट, और ये क्या है कंसंट्रेशन, ठीक है। जो भी आपने आइडियल मान लो 0.1 m का सोल्यूशन बनाया है तो ये वो कंसंट्रेशन है। आपको बस अब इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है आपको ट्रांसफरेंट नंबर ऑफ H+ आयंस, क्वेश्चन में गिवन है आपको ट्रांसफरेंस नंबर ऑफ H+ आयंस। इसको देखो 0.83, और एक चीज़ हमें पता है T प्लस T माइनस इज इक्वल्स टू 1, है ना, ये हमने थ्योरी क्लास में देखा था। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो ट्रांसफरेंस ऑफ माइनस, इसको हम क्या बोल सकते हैं, T+ भी तो बोल सकते हैं ना। H+ क्या है, केटायन है, इसको T+ बोल लो। T माइनस निकालोगे यहाँ से कितना आएगा, 1 - T+, मतलब 1 - 0.83, ये आया आपका 0.17 के इक्वल। ये आ गया आपका ट्रांसफरेंस नंबर। अब यहाँ से बस आपको LJP कैलकुलेट करना है। इसको लिखो ELJP इज इक्वल टू 2, T माइनस की वैल्यू यहाँ से आई 0.17 -1 है ना, RT/F ln ऑफ A ± 2। अब +-2 क्या है, ये वाली वैल्यू, ठीक है ना। A2 को कैसे लिखोगे, A2 को लिखोगे गामा 2m2, लिख लो एक बार, गामा 2m2 डिवाइडेड बाई गामा 1m1। इसके आगे लिखो ELJP 0.34 -1 RT/F, इसको ln को log में कन्वर्ट कर लो तो 0 डायरेक्टली देखो, जब हम लिखते हैं ना नॉन्स्ट इक्वेशन, वहाँ पे होता है RT/NF करके होता है, उसके आगे इधर ln होता है, तो हम इसको क्या कर देते हैं RT/NF 2.303 log करके लिख देते हैं।
और इस पूरे की वैल्यू सॉल्व करके क्या आती है 0.0591 डिवाइडेड बाई n, और ये हुआ log। ठीक है, ऐसे ही करते हैं हम। इसको सिमिलरली यहाँ रख दो, यहाँ पे n है, यहाँ पे कोई n वैल्यू है नहीं है, 0.0591 log ऑफ गामा 2 m2, 0.05 इंटू 0.83 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, m1 की वैल्यू 1 है और गामा 1 0.809, 1 इंटू 0.809। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब देखो ये कोई कंपलसरी नहीं था कि आप इसको लॉन को लॉग में कन्वर्ट करो, लॉन से कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद अब आप इसको कैलकुलेट करोगे, ELJP ये आपका आएगा 0.050 वोल्ट्स के इक्वल। ठीक है, 0.4050 वोल्ट्स के इक्वल। इसका मतलब आप इसको और क्या लिख सकते हो, अच्छा इसमें ऑप्शन बी और सी वैसे दोनों ठीक है, हम मिली वोल्ट में अगर इसको लिखें ये आएगा 50 मिली वोल्ट। इसको कैसे लिखोगे 50 मिली वोल्ट को, इसको आप लिख सकते हो 50 मिली वोल्ट। ये यहाँ पे 0.050 वोल्ट नहीं था, ये है 0.5 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे 0.5 वोल्ट था और ये 50 मिली वोल्ट। आपका आंसर है ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट करते हैं। गिवन दैट, देखो ये क्वेश्चन वैसे बहुत इजी है, बहुत इजी है ये क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन जब हमें निकालना होता है ना तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो नॉर्मल सेल्स में करते हैं E1 + E2 खत्म, E1 - E2। लेकिन यहाँ पे नहीं करना, तो आपको E0 दे रखा है। आप E0 को किसी भी एक, आप सेल की बात कर रहे हो ना, जब आप सेल की बात कर रहे हो तब आप कर सकते हो, E कैथोड - E एनोड करते हैं, फॉर्मूला ही वही है। लेकिन जब आप सेम मेटल की बात कर रहे हो ना, यहाँ पे देखो Cu2 + Cu+, मेटल सेम है Cu। जब आप यहाँ पे बात कर रहे हो तो यहाँ पे आप किसको एडिटिव इन नेचर होगा, जो आपका ΔG होता है, जो ΔG होगा वो होगा आपका एडिटिव इन नेचर। जैसे देखो Cu2 प्लस Cu2 से Cu बन रहा है, Cu+ बन रहा है, तो +1 इलेक्ट्रॉन हुआ होगा, तो यहाँ से बना Cu+। इसके लिए आपको E0 की वैल्यू क्या दे रखी है, E0 1 बोल देते हैं इसको। इसके लिए वैल्यू दे रखी है +0.15 वोल्ट। एक है आपका Cu प्लस इलेक्ट्रॉन, वहाँ से आपको मिल रहा है Cu, वहाँ से है E02 की वैल्यू गिवन 0.52 वोल्ट। ठीक है ना, वहाँ से 0.52 वोल्ट है और आपको क्या निकालना है, आपको कैलकुलेट करना है E0 फॉर Cu2 + 2 Cu, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2 Cu। ये इसी से बन जाएगा, इससे ये कैंसिल हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव Cu। इसके लिए E0 की वैल्यू निकालनी है, इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। अब ये मत करना कि हमने सिंपली इन इक्वेशंस को ऐड किया है तो E0 की भी वैल्यू ऐड कर दो, दीज आर नॉट इन एडिटिव इन नेचर। आप क्या करोगे, आप यहाँ से लिखोगे ΔG1, ΔG2, ΔG3। ठीक है, इनके नॉट मतलब जैसे E0 है तो ΔG0 लिख लिया हमने, उसके लिए ΔG3। ठीक है, अब यहाँ से करो डेल्टा, अब ये है एडिटिव इन नेचर, ΔG03 इज इक्वल टू ΔG02 प्लस ΔG01। ΔG0 को कैसे लिखते हो आप, -NFE0, 3 के लिए लिख रहे हो तो N3E3। ΔG2 लिखोगे -N2FE2 प्लस ΔG1 के लिए लिखोगे तो प्लस हटा दो, माइनस आएगा क्योंकि -N1FE01। यहाँ तक समझ में आया। डेल्टा बेसिकली हमने यहाँ पे क्या करा है, कुछ भी नहीं, बस ΔG इज इक्वल्स टू -NFE0, ΔG इज इक्वल्स टू -NFE0 ΔG0। इस चीज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा, देखो प्लस ये माइनस माइनस कैंसिल, F से F कैंसिल। अब आपका क्या बचा, N3E3 N3 क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थर्ड इक्वेशन में कितने हैं 2, E3 क्या है पता नहीं, निकालना है ना, और N2 क्या है 1 और E2 क्या है 0.52 प्लस N1 क्या है 1 और E1 क्या है 0.15 वोल्ट। इसको करो कैलकुलेट, E3 की वैल्यू क्या आएगी 0.52 प्लस 0.15 डिवाइडेड बाई 2, ये हुआ आपका 0.76 डिवाइडेड बाई 5 और 2 7, हाँ 6 डिवाइडेड बाई 2 0.33
0.335 वोल्ट्स, ये आएगी आपकी वैल्यू। और अगर आप यहाँ से डायरेक्ट ऐड करते तो क्या आती है आपकी वैल्यू 0.67, है ना, ये नहीं है 0.335, ऑप्शन नंबर सी, एक बार नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 50 ml ऑफ 0.2 m KNO3 एंड 20 ml ऑफ 0.15 m K2SO4। आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला सबको पता है, जल्दी जल्दी जाना और फॉर्मूला लगा देना और गलत कर लेना, ठीक है। अब देखो इसमें आपको क्या गिवन है, आपने दो सॉल्यूशंस मिक्स किए हैं, 50 ml 20 ml, इसकी कंसंट्रेशन कुछ और है, आयंस भी कुछ और हैं, इसकी भी कंसंट्रेशन कुछ और है और आयंस भी कुछ और है। कैसे निकालोगे आयनिक स्ट्रेंथ? आपने दो सॉल्यूशन मिक्स किए हैं, तो अब आप मानो आपने क्या करा है, KNO3 और K2SO4 इनको मिक्स किया, तो अब आपके पास सोल्यूशन में कौन से आयन हो गए, K प्लस आयन, NO3 माइनस आयंस और SO4 2 माइनस आयंस। ये सॉल्यूशन में आयंस आपके प्रेजेंट है, इनकी कंसंट्रेशन आपको पता लगानी है ना, क्योंकि आप आयनिक स्ट्रेंथ कैसे देते हो, आयनिक स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ समीशन CI/ZI²। यहाँ पे CI आपकी क्या है, कंसंट्रेशन, जिस भी पर्टिकुलर आयन के बारे में बात कर रहे हैं, और ZI क्या है, चार्ज, जिस भी पर्टिकुलर आयन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ZI उसका चार्ज है। आपको कंसंट्रेशन निकालनी है, तो सबसे पहले कैलकुलेट करो K प्लस की कंसंट्रेशन। कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ से कितने नंबर ऑफ मिलीमोल्स आए, 50 इंटू 0.2, इतने मिलीमोल्स तो इस सोल्यूशन से आए, 50 इंटू 0.2 प्लस, अब इस सोल्यूशन के क्या, अगर आप K2SO4 करोगे, इसको करवाओ ज़रा डिसोसिएट, तो ये क्या बना, 2K प्लस SO4 2 माइनस प्लस SO4 2 माइनस, 2K प्लस SO4 2 माइनस, यहाँ से क्या हुआ, अगर ये 1 मोलर है तो ये 2 मोलर है, तो ये इतना गिवन है 0.15 मोलर, तो ये कितना होगा, 2 इंटू 1.5 मोलर, 2 इंटू 0.15 मोलर, हाँ 2 इंटू 0.15 मोलर इंटू वॉल्यूम कितना है इसका 20, तो ये हो गए इसके मिलीमोल्स, ये हो गए इसके मिलीमोल्स। मिलीमोल्स निकालें आपने, जैसे आप अगर कभी की हो एसिड बेस टाइट्रेशंस वगैरह करते हैं तो वहाँ पे भी तो हम H प्लस के मिलीमोल्स निकालते हैं, फिर डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम करते हैं, या OH माइनस कितने बच गए तो उसके मिलीमोल्स निकाल के डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, बिल्कुल सिमिलर चीज़ है ये, ठीक है। डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम 50 ml प्लस 20 ml। अब देखो ऊपर है मिलीमोल्स, नीचे है मिलीलीटर, मिली से मिली कैंसिल कर दो, ठीक है, और क्या बचा आपका, मोल पर लीटर, ठीक है। तो आपकी फाइनली कंसंट्रेशन किस में आई, मोलर में ही आई है फाइनली कंसंट्रेशन। ऊपर मिली मोल्स था, नीचे मिलीलीटर था, मिलीलीटर को लिखो 10⁻³ लीटर, ऊपर लिखो 10⁻³ मोल, कैंसिल करो मोल पर लीटर, ठीक है। ये हो गया आपका। सिमिलरली आप किसकी कंसंट्रेशन निकालेंगे, SO4 2 माइनस की, SO4 2 माइनस की कंसंट्रेशन निकालोगे, SO4 2 माइनस सिर्फ यहाँ से आ रहा है, तो 0.15 इंटू 20 डिवाइड बाई 70, ये हुई SO4 2 माइनस की, और NO3 माइनस की कंसंट्रेशन निकालो, वो आ रहा है आपका 0.2 इंटू 50 डिवाइड बाई 70, ये करो कैलकुलेट, ठीक है। तो K प्लस की कंसंट्रेशन आपकी कितनी आएगी, K प्लस की कंसंट्रेशन आएगी 0.228, ये आएगी आपकी 0.228, NO3 माइनस की कंसंट्रेशन आएगी आपकी 0.143, और इसकी वैल्यू आएगी 0.043, ठीक है। आपने क्या करा, अब सबकी कंसंट्रेशन निकाल ली, जो फाइनल सोल्यूशन आपने बनाया है उसमें K प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी है 0.228, NO3 माइनस की कंसंट्रेशन है 0.143 और SO4 2 माइनस की कंसंट्रेशन है 0.043। बस अब आपको इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है, करो सब्स्टिट्यूट। I इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ समीशन CI इंटू ZI², हाफ ऑफ CI कंसंट्रेशन ले लो पहले, अगर हम K प्लस की बात करें तो CI कितना हुआ 0.228, 0.228, और ZI क्या है +1 का स्क्वायर प्लस, अच्छा इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है कि चार्ज का स्क्वायर करना था या कंसंट्रेशन का स्क्वायर करना है, तो एक चीज़ याद रखना कि जब भी आप आयनिक स्ट्रेंथ निकालते हो वहाँ पे कोई किसी भी टर्म को हम माइनस करते ही नहीं है,
माइनस नहीं करते, इसका मतलब क्या है कि चार्ज जो -2 में आ रहा था उसको हमने कैसे भी प्लस बना दिया। अब कैसे बनाओगे प्लस? स्क्वायर करके, ठीक है ना। तो आपको चार्ज का स्क्वायर करना है, कंसंट्रेशन का नहीं। आपने लिख दी K प्लस की, अब लिखो SO4 2 माइनस की प्लस 0.043 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस NO3 के लिए लिखो 0.143 इंटू +1 का स्क्वायर। इसको करो कैलकुलेट, तो ये आएगा आपका 0.269 मोलर। ऑप्शन डी, ठीक है, एक बार नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the electrolysis of a CuSO4 solution, how many grams of copper are plated out on the cathode in the time that it takes to liberate 5.6 liter of O2 measured at STP at the anode? देखो ये क्वेश्चन है फैराडेज लॉ का, 12th तक पढ़ा है, लेकिन अभी रिसेंट में अगर आप देखो तो इससे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। ये हमने थ्योरी क्लास में कवर नहीं किया था, क्योंकि फैराडेज लॉ क्या है, बहुत बेसिक चीज़ है। अगर आप थोड़ा सा भी उसको कॉमन सेंस से भी करोगे ना तो भी हो जाएगा, पर हमारे लिए ज़रूरी था कि एक बार हम इस टाइप का भी क्वेश्चन देख लें, तो उसके लिए ये फैराडेज लॉ हम पढ़ के आए। अब हमें क्या गिवन है यहाँ पे कि Cu आर प्लेटेड आउट ऑन द कैथोड, मतलब जो Cu फॉर्म हो रहा है वो कैथोड पे फॉर्म हो रहा है। कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन करवाओ ज़रा Cu की, तो क्या होगा, Cu2 से रिडक्शन हो रही होगी ऑब्वियसली, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपका बन गया Cu। ये आपकी बात किसकी हो गई, कैथोड की, ठीक है। और दूसरा आपका क्या है, O2 बन रही है आपकी एनोड पे, O2 एनोड पे बन रही है, मतलब उसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। O2 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है, इसने क्या करा होगा 1/2 O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, ये हुआ आपका एनोड, ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, ओवरऑल रिएक्शन निकालो इसकी। इसको वैसे ओवरऑल रिएक्शन की आपको ज़रूरत भी नहीं है। आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि 5.6 लीटर ऑफ O2 बनी है एट STP, 5.6 लीटर ऑफ O2 बनी है एट STP। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अगर आप इस रिएक्शन को कंसीडर करो तो हमें ये दिख रहा है हाफ ऑफ मोल बने हैं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें पूरी रिएक्शन को 2 से, तो ये कुछ ऐसा होगा O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। 2 से पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है कि 5.6 लीटर O2 बनी है भाई, मतलब यहाँ से देखो कि आपकी 1 मोल ऑफ O2 फॉर्म हुई है, कैसे, जब आपके 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का निकले, मतलब 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके निकले हैं, तब आपकी 1 मोल ऑफ O2 फॉर्म हुई है इसका। और यहाँ पे आपके 5.6 लीटर है, और हमें ये भी पता है कि अगर हम STP पे ही बात करें तो 1 मोल में कितने होते हैं, 22.4 लीटर ऑफ अ गैस एट STP। एट STP 1 मोल में 22.4 लीटर ऑफ गैस होती है, तो यहाँ से 1 मोल में, और आपको गिवन क्या है, अच्छा 5.6 लीटर, ठीक है। 22.4 लीटर मतलब 1 मोल, तो 1 लीटर में कितने मोल होंगे, 1 लीटर में होंगे 1/22.4 मोल्स, ठीक है ना। 1 मोल में 22.4 लीटर है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 22.4 लीटर में 1 मोल होगा, या हम कैसे कह सकते हैं कि 1 लीटर में कितना 1/22.4 मोल होंगे, सिंपल यूनिटरी मेथड, ठीक है। आपको क्या गिवन है, 5.6 लीटर, तो 5.6 लीटर में कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे, 1/22.4 इंटू 5.6 मोल्स, ठीक है। ये आपका आएगा, इससे ये कैंसिल करो, ये 4 टाइम्स आएगा, ये आएगा 0.25 मोल्स आपके किसके आएंगे, ऑक्सीजन के, है ना। अब 0.25 मोल्स ऑक्सीजन के आए हैं। अब यहाँ पे आओ, अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा है, इसको यहाँ से ऐसे देखो, अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा है तो कितने हमें इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम या बोल लो प्रोड्यूस हुए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ओवरऑल साइकिल में आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। अगर आपके 0.25 मोल्स ऑफ O2 है, अगर 0.25 मोल्स ऑफ O2 है तो इधर भी क्या होगा, 4 × 0.25 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, कितना हुआ ये 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब जो आपको क्वेश्चन गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपका 1 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हुआ है इस पर्टिकुलर प्रोसेस में, जहां आपकी 5.6 लीटर ऑफ O2 इवॉल्व हुई है एट STP।
इतना समझ में आ गया। यहाँ से हमने निकाल लिया कि जो प्रोसेस हमें गिवन है उसमें इन्वॉल्व है 1 इलेक्ट्रॉन। अब चलो वापस, हम इंटरेस्टेड किस में है कि हमारा कितना कॉपर लिबरेट हुआ है। कॉपर कितना है, एक मोल फॉर्म हुआ है कितने से, 1 मोल ऑफ कॉपर फॉर्म हुआ है 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो अगर आपको 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है 2 इलेक्ट्रॉन से, तो आपका फॉर्म हुआ है 1 मोल ऑफ कॉपर। तो 1 इलेक्ट्रॉन से कितना फॉर्म हुआ होगा, 0.5 मोल ऑफ कॉपर। ठीक है, 0.5 मोल ऑफ कॉपर। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है कि मास कितना होगा। आपने इतना निकाल लिया फाइनली कि 0.5 मोल ऑफ Cu ये आपके प्रोड्यूस हुए हैं। आपसे क्या पूछा गया है, मास। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या इंपॉर्टेंट है, आपको मास पता होना चाहिए, बस कर दो। कॉपर का मास क्या होता है 63.5 ग्राम पर मोल, और ये क्या है आपका 0.5 मोल। मोल से मोल इन्वर्स गया, ये अच्छा ग्राम पर मोल था ना, तो मोल इन्वर्स गया। इसको करो कैलकुलेट, तो सिंपली डिवाइड बाई 2 हो गया ना। इसको करो 2 3 6 2 1 2, कुछ इतना आएगा 31.75 ग्राम्स। देखो ऑप्शन, हाँ 31.75 ग्राम्स, ऑप्शन ए। ठीक है, एक बार नोट कर लो इसको। हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सॉल्व कर ली। हमने इसकी थ्योरी क्लास भी देख ली, वहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख लिए, इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट थे वो भी डिस्कस कर लिए। ठीक है ना। और क्या करा हमने यहाँ पे, हाँ क्वेश्चन सॉल्व करे ऑब्वियसली, और जो 1-2 टॉपिक्स हमने थ्योरी क्लास में नहीं देखे थे वो हमने यहाँ पे कवर किए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। हैप्पी लर्निंग।